हेलो फ्रेंड्स। तो भाई मैथ में तो मज़ा आ ही गया होगा, तगड़ा सवाल था हैं। चलो इसमें देखो, फिजिक्स में अपना गुरुत्वाकर्षण चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हिफजान ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे सारे। तो एक बार देख लो, डिस्कस कर ले रहे सभी से, ठीक है। ठीक है, देखो इनके क्वेश्चंस क्या क्या थे पहले वह समझना। जैसे मान लो अपन शुरुआत से कहते आ रहे कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस बंदे का क्वेश्चन ये था कि सूर्य के ही चक्कर क्यों लगा रहे हैं, किसी और के भी चक्कर लगा सकते हैं, और सूर्य के लगा रहे तो सूर्य के क्यों लगा रहे हैं। सुनना बात को, देखो स्टार्टिंग में जब एक ट्रांजिशन फेज चेंज हुआ, आप क्या समझ रहे हैं, अंतरिक्ष में कई सारे पत्थर घूम रहे हैं छोटे छोटे। कहाँ से आए वो पत्थर? वो थे बहुत बड़े बड़े पहाड़, समझ रहे हैं ना। और क्या हुआ कि पृथ्वी में एक तरह का कुछ परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तन के कारण पृथ्वी में क्या पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ गैसेस से या कुछ भी कह सकते हो आप, किसी तरह के कुछ परिवर्तन हुए वहाँ पे, ठीक है। तो वो चट्टानें टूटी, उन चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे कई तरह के ग्रह बने। इतनी बड़ी चट्टानें थी कि सीधे ग्रह बन गए उनसे, ठीक है। और इस तरह से हुआ। अब जब चीज़ें रनिंग में थी, मतलब चीज़ें टूट रही थी जब, तब क्या हुआ होगा सुनना। मान लो एक कोई बहुत बड़ा पत्थर था जिसके अंदर भरी थी हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन H, हीलियम He, वो बन गया हमारा सूर्य, ठीक है। उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम के कारण हीट निकलने लगी, ठीक है। ध्यान समझना बात को। और इसका मास बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा मास था। इसके काफ़ी दूर एक और बहुत बड़ा पिंड था, बहुत दूर बहुत दूर, समझ ना, ठीक है। तो इससे काफ़ी दूर एक और बहुत बड़ा पिंड था जो कि काफ़ी दूर है, ठीक। कुछ ग्रह थे, छोटे छोटे पिंड थे, ग्रह तो नहीं कहेंगे अभी उनको, कुछ पिंड थे छोटे छोटे से, ठीक है। ये काफ़ी दूर था और है वो जितना साइज इसका उतना ही साइज उसका भी है, ठीक। इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि जब वो हलचल मच रही थी, सब चीज़ें टूट रही थी, तो ये जो ग्रह थे, छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, वो इसके ज़्यादा नज़दीक थे, उससे कम दूर थे, और सब रनिंग में थे, रुके हुए नहीं थे, सब रनिंग में थे, हलचल मच रही थी पूरी वो तो इकट्ठी। हुआ क्या, सूर्य ने इनको अपनी तरफ खींचा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो तब भी काम कर रहा होगा, स्टार्टिंग से काम कर रहा हो। तो इस ग्रह ने इनको अपनी तरफ खींचा, समझना ध्यान से। हुआ क्या, एक टाइम ऐसा आएगा, देखना ये सब इधर थे, कोई इधर भगा होगा इसकी तरफ, कोई उसकी तरफ भगा होगा, कोई इधर भगा होगा। एक टाइम ऐसा आया होगा, और एक ऐसा नहीं है कि अगर इसको ये खींच रहा तो इस वाले को उसने खींचना बंद कर दिया, समझ रहे हो ना। ये वाला जो बहुत बड़ा पिंड था ना सूर्य की तरह, वो भी इसको खींच रहा होगा ऐसे। एक टाइम ऐसा आएगा इस जगह पे, इस पे जितना बल ये लगा रहा सूर्य, इस पे उतना ही बल ये वाला भी तो लगाएगा अपनी तरफ, समझ रहे ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो दोनों लगा रहे होंगे। तो इनकी एक फिक्स लिमिट हो गई अब ना तो ये इधर जा सकते ना उधर जा सकते। सेम इस पे पहले ये बल लगा रहा था, फिर ये वाला भी लगाने लगा अपनी तरफ। एक टाइम ऐसा आया कि जो इधर से थोड़ा सा आगे जा पाए, इधर तक थोड़ा खिसक गए, इनका बल और इनका बल बैलेंस हो गया। ऐसे ये वाला जो बंदा था वो थोड़ा सा आगे गया, अब इनके बल बैलेंस हो गए। तो इन सब की अब ये जो स्टेट आ गई ना, तो अब ये इधर जा सकते ना इधर जा सकते, समझ रहे ना। उस हलचल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इनका जो इस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, ये इन सब पे बल लगाएगा अपना, ये इन सब पे बल लगाएगा। पहले तो हलचल मस्ती रहेगी, सब यहाँ वहाँ होते रहेंगे, लेकिन एक टाइम पे बैलेंसिंग आ जाएगी। मतलब इनके द्वारा जो खींचा जा रहा हूँ, खींचने के लिए लगा बल, और इनके द्वारा जो खींचने के लगा बल है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर 5 न्यूटन से जे इसको खींच रहा, तो ये भी इसको 5 ही से खींचने लगेगा। क्यों? एक से दूरी कम थी, एक से दूरी ज़्यादा थी। हमने कहा दूरी का फ़र्क पड़ता है, दूरी अगर ज़्यादा होगी बल कम लगेगा। ये तो वैसे ही बल कम लगा रहा था इस पर, लेकिन लगा रहा था थोड़ा बहुत,
ये इस पे बल कैसा लगा रहा था, ज़्यादा, समझ रहे ना। तो क्या होगा, इनने इसको खींचा अपनी तरफ, या चलो इनने इसको, ये चलो इनने खींच लिया इसको अपनी तरफ। एक टाइम ऐसा आया कि जितना इस पे बल लग रहा था उतना इस पे बल लग गया। अब ये अपनी बैलेंस स्थिति में आ गए, अब ये केवल यहीं मूव कर सकते बस। अब क्या ना भैया ये बताओ, जब ये घूमते 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 इधर पहुंच जाएगा, एक टाइम के बाद इधर 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 आ गया ये, अब तो इसके साथ केवल इसका संबंध बचा, तो इसने इसको पूरा क्यों नहीं खींच लिया। खींच लेता, लेकिन भैया सूर्य के जैसे केवल ये 2 लोग नहीं हैं, यहाँ कोई अपना डॉन होगा एक बड़ा सा, इस तरफ अपना डॉन होगा कोई एक, वो इसको खींचने लगेगा और जय इन्हें खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को इस तरह से खींचेंगे, ये बैलेंस रहेगा इसी कक्षा में, समझ गए ना। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सूर्य सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींच के अपने अंदर भस्म कर ले सब, समझ गए ना। सूर्य के अंदर अगर सारे ग्रह चले गए सबको भस्म कर देगा वो, इतनी एनर्जी है उसके पास, समझ गए ना। लेकिन भगवान ने चीज़ें इस तरह से क्रिएट कर रखी हैं, अब भगवान ने करी हैं कि वो जो हलचल हुई उसने करी है, वो सब तो जाने सब, समझ रहे ना बात को। तो ये सब ग्रह अगर सूर्य इनको खींच लेते तो सब अंदर गिर जाते, समझ रहे ना, सब कहाँ गिर जाते हैं, अंदर, समझे। लेकिन क्या हो रहा, इन सबको सूर्य तो खींच ही रहा अंदर, लेकिन बाकी इन जितने भी ग्रह उन सब पे कोई बाहर वाले सूर्य होंगे, बड़े बड़े पिंड, वो भी तो बाहर की तरफ गुरुत्वाकर्षण लगा रहे होंगे अपनी तरफ, तो वो बाहर वाला गुरुत्वाकर्षण और सूर्य लगा रहा अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण, वो दोनों एक दूसरे कर देंगे कैंसिल, समझ में आई बात। सारा खेल गुरुत्वाकर्षण का है, इसलिए उनकी वो एक स्टेट जो है वो फिक्स हो गया, उसी के दौरान घूमते रहेंगे उसी तरह से, समझ गया। सूर्य की भी पूरी तरह से नहीं चल पाएगी 100%, क्योंकि अगर मान लो सूर्य को 100% पावर मिल जाती, सबको अपनी तरफ खींचता जाता, सबको भरता जाता, वो तो अपने अंदर सबको जला देता। तो कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी कि अगर एक सूर्य है तो बगल में एक और सूर्य है, बीच में एक ग्रह है, तो उस ग्रह पे सूर्य अपनी तरफ लगाएगा, वो अपनी तरफ लगाएगा, अब वो कहीं नहीं हिल पाएगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वहीं वहीं घूमता रहेगा वो। अब घूम क्यों रहा, घूमने का कारण सुनो, रुके क्यों नहीं है, पहले से हलचल में थे ये, ठीक है। इन सब ये मान लो सब स्थिर हो गया, अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। सामने से कोई एक और आ गया, यहाँ पे एक और ग्रह आ गया नीचे, ठीक है। ये नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ आ गया, ये लो, यहाँ पे कोई और एक और ग्रह आ गया, तो वो ग्रह क्या करेगा, देखो इनका और इनका तो कैंसिल आउट हो गया था, ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगा रहा, तो इनका और इनका बल तो हो गया कैंसिल। अब मान लो जो रुके हैं, इनको चलाना है, मैं घुमाना है पूरे में, तो क्या है, यहाँ पे कोई एक और था, वो इनको खींचने लगा अपनी तरफ, समझ गए ना। तो इन्हें कि स्पर्श रेखीय वेग मिल गया, समझ रहे ना। किसी भी चीज़ को अगर घुमाना होता है तो उसको बस एक चाहिए क्या, स्पर्श रेखीय वेग, समझ रहे ना। तो जैसे ही इनको एक थोड़ा सा वेग मिला यहाँ पे, बस उसमें ये मूव करने लगे, बस एक बार राउंड देना है, फिर तो घूमते रहेंगे। क्यों घूमते रहेंगे, वृत्ति गति पड़ी थी, वृत्ति गति क्या कहती, कि किसी भी चीज़ को घूमने के लिए कौन सा बल चाहिए हमें, अभिकेंद्र बल, समझ रहे ना, कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कहाँ की तरफ लगता है, हमेशा केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, समझ रहे ना। तो सेंटर की तरफ इन पे अभिकेंद्र बल लगता रहेगा, एक बार घूम जाए फिर इनमें वेग आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, तो एक अभिकेंद्र बल लगता रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता mv²/r। और अभिकेंद्र बल के कारण इनके सेंटर की तरफ एक बल लगता रहेगा, और ये उसी पथ पर गति करते रहेंगे। फिर जड़त्व का नियम पड़ा था, एक बार अगर कोई गति में आ जाए तो फिर लगातार मूवमेंट करता रहता वो उसी पथ पे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब तो कोई बल लगाने नहीं जा रहा ना अंतरिक्ष में, ना तो किसी तरह की कोई गैस है, ना कोई हलचल हो रही है। तो अब ग्रह जो है वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में आ गए, जो जिस कक्षा की गति कर रहा है वो उसी कक्षा में गति लगाता रहा, समझ गए। जो जिस पर जितना बल लगा रहा उतना ही बल लगा रहा, कांस्टेंट है। अब चीज़ें बिगड़ नहीं रही, समझ रहे बात को। तब भी कभी कभी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं, तो पृथ्वी पे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरने लगते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं उनको, समझ रहे ना, गिर जाते हैं। अपने यहाँ महाराष्ट्र में एक झील बनी हुई है, लोनार झील कहते हैं उसको, लोनार, LONAR, लोनार झील। तो वो माना जाता है कि कोई एक बहुत बड़ा उल्का पिंड था, वो जाके जब पृथ्वी से टकराया तो उसने उतनी बड़ी झील बना दी, वो कृत्रिम झील कहते हैं उसको, मैन मेड, समझ रहे ना। तो ये है, इस तरह से आप ये मत समझो, हमने उस दिन संडे को ही बताया था, केवल सूर्य और ग्रह नहीं है, और भी लोग हैं। तो जिस तरह सूर्य इन ग्रहों को अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो चीज़ें एक तरह से बैलेंस हैं, जी ना तो उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। घुमाने का काम कौन करेगा, ये वाला कोई इधर, वो इनको अपनी तरफ खींचेगा, इन्हें एक बार स्पर्श रेखीय वेग मिल जाए, बस ये फिर मूवमेंट करने लगेंगे इसके चारों तरफ। समझ में आ गई बात क्या नहीं, इस तरह से होंगे, ठीक है। अब बात करें अगर यम की, तो देखो दूरी बढ़ती गई, यहाँ यम है, और ये दूरी थोड़ी बड़ी नहीं है, करोड़ों में होगी ये दूरी, वहाँ तक सूर्य का इफेक्ट था। तो सूर्य इस पर अपना इफेक्ट लगा तो रहा,
लेकिन ये जो है ये ज़्यादा इफेक्ट लगा रहा, तो ये क्या करेगा, चक्कर जाएगा तो सूर्य की तरफ पर जल्दी लौट आएगा ये, इसलिए वो सूर्य का पूरा चक्कर नहीं लगा पा रहा। सूर्य उसको खींच तो रहा अपनी तरफ चक्कर लगाने के लिए, लेकिन दूरी सूर्य से इतनी ज़्यादा हो गई, फॉर्मूला तो जानते ही हो तुम, G m1m2 बटे में r²। अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो बल का मान कम होगा, अगर नीचे की चीज़ें बढ़ती हैं तो ऊपर की ओवरऑल वैल्यू क्या होती, कम होती है। तो दूरी के बढ़ने से वो जो बल होगा वो कम हो जाएगा। किसका बल कम हो जाएगा, सूर्य का। लेकिन ये ग्रह तो है अभी, वो कहेगा चलो सूर्य नहीं बुला रहा तो हमारी तरफ आ जाओ, इनका बल ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यम पे दोहरा प्रभाव पड़ गया, सूर्य भी खींच रहा, वो ग्रह भी खींच रहा, समझ रहे ना बात को। तो इस ग्रह ने इतना इफेक्ट लगा दिया कि वो सूर्य यम को ना पूरा चक्कर नहीं लगाने दे रहा, वो यहीं छोटा सा राउंड बना के तुरंत अपनी तरफ खींच लेता, समझ रहे बात को। यम जाना चाहता, पूरा चक्कर लगाना चाहता, वो पर जाएगा, इसको ये तुरंत खींच लेगा अपनी तरफ, समझ रहे ना बात को, क्योंकि ये भी तो ग्रह है एक, इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया घूमने के लिए अभिकेंद्र बल मिल रहा। और इसीलिए अब देखना, ये अपना ग्रह है, मान लो इन्हें का अपनी कक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा है, कोई भी ग्रह अपनी कक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा। वृत्तीय गति में एक चीज़ बताई थी हमने तुम्हें, क्या बताई थी, जितना बाहर केंद्र की तरफ अभिकेंद्र लगता उतना ही बाहर अपकेंद्र बल भी तो लगता। इन्हें अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा बताया ना, अभिकेंद्र बल मिल रहा है इन्हें गुरुत्वाकर्षण से। इन्हें जो अभिकेंद्र बल मिल रहा है वो एक्चुअली किससे मिल रहा, गुरुत्वाकर्षण बल से, समझ रहे ना। तो किसके गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा पड़ रहा और बाकी ग्रहों की अपेक्षा, इसलिए अंदर की तरफ अभिकेंद्र लग रहा। लेकिन वृत्तीय गति में जब अभिकेंद्र लगने लगता फिर बेटा बाहर अपकेंद्र भी तो लगता, बताया था। जिस तरह अंदर की तरफ एक अभिकेंद्र बल होता वैसे ही बाहर की तरफ क्या लगता, अपकेंद्र, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, बताई थी ना चीज़ें। जैसे अपन डोरी को घुमाते हैं, धागा टूटने पर वो बाहर फेंकता, वो बाहर फेंकने का क्या मतलब, उस पर बाहर की तरफ एक बल लग रहा था, जो कौन सा बल होता, अपकेंद्र, समझ रहे ना। और फिर पहले क्यों नहीं जा रहा था वो बाहर, क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा था अभिकेंद्र। तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। तो जब वृत्तीय गति होती है तो अंदर लगेगा अभिकेंद्र और बाहर क्या लगेगा, अपकेंद्र। तो इसलिए वो ग्रह ना तो अंदर जाएगा ना बाहर, अपनी कक्षा में ही मूवमेंट करता रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये सब वो चीज़ें थी। तो केवल आप सौरमंडल में केवल सूर्य की ग्रह की कल्पना मत करो, और लोगों को भी देख के चलो, समझ रहे ना, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्हें यही क्वेश्चन पूछे थे कि पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार मार्ग प्रगति कैसे करती रहती है, और अन्य ग्रह भी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते। बताया हमने, सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो सूर्य तो जला देगा उन्हें। जला क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि बाहर वाला एक ग्रह है वो उनको खींचता रह रहा बाहर की तरफ, और सूर्य खींच रहा अंदर की तरफ, तो अंदर और बाहर की चीज़ें वो कैंसिल आउट हो जा रही हैं। यम का हमने बता ही दिया कि यम जाना तो चाहता सूर्य की तरफ, पर वो बाहर वाला जो ग्रह है ना एक्स्ट्रा वाला, वो उसको अपनी तरफ खींच लेते तो वो जल्दी राउंड कंप्लीट हो जाता वो। चलो ठीक है, बाकी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, देख लेना, समझ गए होगे अब तो, ठीक है। चलो हेडिंग लिख लो इसमें। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन पे आप जितनी चर्चा करना चाहो उतना समय कम है। लिखो, हेडिंग लिखो। लास्ट टाइम पे हमने आपको क्या बताया था, पृथ्वी की सतह से कहाँ जाने पर, ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर। और संडे को क्या करवाया था, संडे को करवाया, फिर सैटरडे को करवाया। देखो संडे को तो हमने ये बताया था कि पृथ्वी बल लगाती कितना, कैपिटल G m1m2 अपॉन में r²। अब पृथ्वी है सो m1 की जगह me कर दो, मास ऑफ अर्थ, और उस पर जो छोटा सा पिंड है उसको कर दो स्मॉल m, ठीक है। अच्छा एक, और फिर पृथ्वी अपना भार भी तो लगाती है mg, नहीं लगाती, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया था। ये जो बल mg है वो भी पृथ्वी लगा रही एक पिंड पे, और जो G m r² है वो भी पृथ्वी लगा रही है उस पिंड पे, तो दोनों ही बराबर ही हैं वो, भार और गुरुत्वाकर्षण बल।
अरे यार जैसे हमने कई बार बताया, जैसे मान लो अपन खड़े हुए हैं तो हम पे एक बल लग रहा होगा mg बाहर, जो कहाँ की तरफ लगता है, नीचे। जो mg बल होता है उससे पृथ्वी कहाँ खींचती है हमें, नीचे। अब जब इस चैप्टर में आया तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, न्यूटन ने दे दिया कि G m1m2/r²। ये कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे पृथ्वी हर चीज़ को केंद्र की तरफ खींच रही। तो इतने बल से ही पृथ्वी केंद्र की तरफ खींच रही न्यूटन के अनुसार, और न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था mg। समझ रहे हैं ना, दोनों ही फॉर्मूला न्यूटन ने दिए हैं जी। बस ये स्पेशली गुरुत्वाकर्षण के लिए जी, हमेशा किसी भी जगह लग जाएगा जी। अरे जब वो है भैया F बराबर ma, ध्यान है। अब F बराबर ma तो हर जगह लगता है, रेखीय गति में, चुंबकीय गति में, विद्युत गति में, हर जगह लगेगा वो तो। समझ रहे ना, तो ये तो हमेशा लगता, ये केवल गुरुत्वाकर्षण में लगता। ठीक है, बस यहाँ पे हमने त्वरण एक ही जगह कौन सा त्वरण कर दिया, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। गुरुत्वाकर्षण की बात चल रही तो हमने एक जगह जी कर दिया। ये देखो m से m कट गए, तो फॉर्मूला आया था हमारा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m ई बटे में आर ई का स्क्वायर। यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी आर ई, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये था स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन था। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण तो समझते हो कि 1 सेकंड में जितनी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, बॉडी को छोड़ो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी उसको नीचे खींच रही, और नीचे खींचने के लिए बल लगा रही, और बल में आता है बराबर ma, पर यहाँ लगेगा mg। तो g क्या करता, स्पीड को बढ़ाता है। कितनी बढ़ाता, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी। पहले 0 थी तो 10 हो जाएगी, 10 के बाद फिर 20 हो जाएगी, फिर 20 में 10 बढ़ाओ 30 हो जाएगी, इस तरह से। और कैपिटल जी तो जानते ही हो आप, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये तो हर जगह सेम होता है, पृथ्वी पे, बुध पे, मंगल पे, कहीं चाहे चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी हर जगह कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी, 6.67 × 10⁻⁻11। समझ गए। तो ये एक रिलेशन आता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताओ। बेहद सिंपल है। एक बार न्यूटन का नया फॉर्मूला लिख लो गुरुत्वाकर्षण का, 1 बराबर F बराबर mg लिख दो, m से m काट दो, आ गया, बस हो गया। फिर एक बार हमने बताया था, मतलब मंडे वाली क्लास में हुआ होगा, तो उसमें अपन ये पृथ्वी की सतह थी, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई आरी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थे पहले, तो यहाँ तो पता है हमें गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी लगता, पर हम कुछ h हाइट ऊपर चले गए थे, और जो h हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए ना, हज़ारों लाखों में डिस्टेंस होगी वो। तो वहाँ पे जाने के बाद अभी यहाँ पे हमें चाहिए था कि यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, नया g' क्या होगा, सतह से h ऊंचाई ऊपर पे, ठीक है। तो पहले तो सतह की बात कर लो। सतह पे क्या होता, कैपिटल जी m बटे में आर स्क्वायर बराबर होता कितना, mg के। अब यह लिखा था, ये समझिए, भार बराबर में न्यूटन का नियम। अब लगाओ जरा इस हाइट पे, तो कैपिटल जी m ये तो चेंज होंगे नहीं, अरे अर्थ का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। स्मॉल m चेंज नहीं होगा, ये कि जो कि इस छोटे से पार्टिकल का द्रव्यमान है वो भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। अगर इधर आप 2 किलो के हो तो चाइना चले जाओ, सब जगह 2 किलो के ही रहोगे, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, भार चेंज होता है। भार का फॉर्मूला होता है mg। जी का मान, स्मॉल जी का मान हर जगह चेंज होता। चंद्रमा पे स्मॉल जी की जगह g/6 आ जाता, समझ रहे ना। जैसे अपने यहाँ 9.8 होता तो वहाँ होता 9.8/6। तो भार बदलता है क्योंकि उसमें त्वरण आता है, और त्वरण हर जगह अलग अलग होता। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी स्मॉल m तो कहीं नहीं बदलेगा, समझ रहे ना। स्मॉल m नहीं बदलता, mg बदलता है बटे में। अब देखो दूरी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई हो, आर ई प्लस में h का होल स्क्वायर बराबर में mg'। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे तुरंत जी हो, कुछ भी हो सकता, तो हमने g' ले लिया। दोनों समीकरणों का भाग कर दो, m से m कट गया, g से g, m से m, ठीक है, और m से m। अब बेटा आर ई प्लस h का होल स्क्वायर पहुँच जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। नीचे कितना है, आर ई का स्क्वायर बराबर में g बटे में g', ठीक है। दोनों पे स्क्वायर है, कंबाइंड स्क्वायर लगा दो, आर ई प्लस h बटे में आर ई होल स्क्वायर बराबर में g/g'। अलग अलग डिवाइड कर दो, आर ई से आर ई कैंसिल, 1 + h/r ई का होल स्क्वायर बराबर में g/g'। काय का मान चाहिए हमें, g का कि g' का। g का तो सबको पता है 9.8 या 10, हमें g' चाहिए। मतलब h हाइट पे चले गए इधर,
तब जाके गुरुत्वाकर्षण क्या होगा वो चाहिए। जी डैश का मान बताओ यहाँ से कितना आएगा। जी को ही लेने दो, स्मॉल जी को, और बाकी पूरी वैल्यू ले आओ नीचे। 1+h/RE का होल स्क्वायर। समझ गया ना, जी डैश को ऊपर लेगा और ये पूरे सिस्टम को नीचे भेज दिया हमने। ठीक है, ये आ गया। समझ रहे हैं ना। चलो एक बार फिर समझ लो। G_MEM/RE² बराबर mg करा सतह पे, एच हाइट ऊपर चले गए, तो RE और H मिलके हो गई RE + H का होल स्क्वायर। बाकी G सेम रहेगा, ME सेम रहेगा, M सेम रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होते। इधर mg था, इधर mg डैश हो गया। पता नहीं एच हाइट पे जाने के बाद कितना गुरुत्वाकर्षण लगे, 9.8 लग रहा, 10 लग रहा, बढ़ गया, घट गया, पता नहीं क्या है। तो हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण हो गया जी डैश। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 का कर दिया भाग। सो यानी कि बटे में ये हो गए, G_MEM से G_MEM कट गए, नीचे वाला पहुँच जाएगा सबसे ऊपर। RE² रहने दो, G/G डैश रहने दो। दोनों पे स्क्वायर था, हमने कंबाइंड स्क्वायर चढ़ा दिया। RE से RE काटो 1, H/RE का होल स्क्वायर, G/G डैश। बेटा जी डैश का मान निकाल लो, तो जी डैश पहुँचेगा ऊपर और ये पूरी वैल्यू कहाँ आएगी नीचे। तो जी डैश ऊपर और जी के बटे में ये पूरा, ये आ गई हमारे नया गुरुत्वाकर्षण जी डैश। पुराने वाले में कुछ भाग करना पड़ रहा। कितने का भाग बेटा, बटे का मतलब भाग करना होता 1+h/RE के होल स्क्वायर का। जब किसी में आप किसी का भाग कर दोगे तो वैल्यू कम होगी बढ़ेगी, कम होगी। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जब एच हाइट पे आप जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, तो आपका गुरुत्वाकर्षण हमेशा कम होता है, क्योंकि आपने जी में किसी ने किसी का भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ रहे बात को। चलो अभी अब नया डेरिवेशन लिख रहे हैं अपन लोग, है ना, तो हेडिंग लिख लो।